नमस्कार दोस्तों, एलसीएम ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हैं। आधुनिक इतिहास में हम लोग पिछले क्लास में बंगाल के कंडीशन को देखा कि किस तरह से बंगाल में जो है राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है और अंग्रेज किस तरह से बंगाल को अपने कब्जे में धीरे धीरे करने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल को अपने कब्जे में करने की जो कोशिश है उसका एक उद्देश्य ये भी था कि बंगाल से अधिक राजस्व वसूल करके अपनी शक्ति को बढ़ाना और शक्ति बढ़ा करके उसका जो मुख्य प्रतिद्वंदी भारत में था, जो फ्रांसीसी था, उस फ्रांसीसी को भारत से निकालना भी था। और इसलिए अंग्रेजों की ताकत जो है अधिक होनी चाहिए, इसीलिए वो तभी वो भगा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जिस समय आज के दौर में पूरी दुनिया में दो महाशक्तियां हैं, एक अमेरिका है और दूसरा रूस है। आप लोगों ने देखा होगा कि जहां अमेरिका किसी का पक्ष लेता है तो रूस जो है ऑटोमेटिक उसके अपोजिट में खड़ा हो जाता है। तो खड़ा हो जाता है क्योंकि ये दोनों आपस में दुश्मन है, और ये जो दुश्मन है अगर एक का पक्ष जो है दूसरा लेगा तो दूसरे का पक्ष पहला वाला जरूर ले लेगा। इस तरह से उस समय भी सिर्फ दो ही महाशक्तियां थी पूरी दुनिया में, एक फ्रांस और एक इंग्लैंड। और जो फ्रांस और इंग्लैंड ये दोनों महाशक्तियां थी और पूरी दुनिया में दोनों की अभिलाषा थी कि पूरी दुनिया में सिर्फ हमारा ही साम्राज्यवाद स्थित हो, पूरी दुनिया सिर्फ हमारे ही अधीन हो। तो उस सोच के साथ ये लोग व्यापार वाणिज्य कर रहे थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब दोनों का ही सोच एक है तो दोनों में संघर्ष होना निश्चित है। और एक जगह यदि इनमें संघर्ष जो चालू हो गया, चाहे यूरोप में हो, चाहे एशिया में हो, चाहे अफ्रीका में हो, एक जगह अगर इन लोगों में संघर्ष चालू हो जाता था तो वह संघर्ष दुनिया में हर जगह जहां जहां फ्रांसीसी और अंग्रेजी कंपनियां, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी जहां जहां आमने सामने होती थी वो हर जगह जो है युद्ध करने लगती थी। फलस्वरूप जब दोनों की हानि होने लगती थी तब जो है दोनों को समझ में आता था कि हमारा ज्यादा नुकसान है, तो वो लोग एक संधि करते थे और उसी संधि पे जो है फिर से जो है शांति बहाल हो जाती थी और यह संघर्ष दिखता रहता था। इसी तरह की जब संघर्ष हुआ दोनों में तो उसका असर भारत में भी देखने को पड़ा और उसी को कहा जाता है आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भारत में तीन महत्वपूर्ण युद्ध हुए जो कर्नाटक युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। आज उसी के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि भारत में दोनों कंपनियां जब यूरोप से आई थी तो यहाँ लाभ कमाने के लिए आई थी, सिर्फ व्यापार करने के लिए आई थी। भारत में जो यूरोपीय कंपनियां थी, वह व्यापार करने के लिए आई थी, ठीक। लेकिन व्यापार करते करते ये लोग यहाँ की राजनीति में उलझने का प्रयास करते हैं, ठीक। व्यापार करते करते यहाँ की राजनीति में उलझने का प्रयास करते हैं और यहाँ की राजनीति में उलझने का प्रयास जब करते हैं तो ये लोग ये देखते हैं कि देखते हैं कि यहाँ पे जो है, और जब यहाँ की राजनीति में ये उलझते हैं तो भारतीय राजनीति में जब उलझते हैं तो यहाँ पे कई युद्ध होते हैं। लेकिन कई युद्धों में जो 3 युद्ध हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और 3 युद्ध में ये जो कर्नाटक के युद्ध है, इन्हीं 3 युद्धों को आंग्ल फ्रांसीसी या अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध कहा जाता है। यहाँ पे जो प्रथम युद्ध होता है कर्नाटक का
प्रथम युद्ध होता है यह स्टार्ट होता है आपका 1746 में। 1746 से 1748 के बीच यह युद्ध चलता है। दोस्तों यह युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है जिनका उनमें आपस से कोई मतलब नहीं होता था। यह युद्ध जो है, जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध है, यह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से संबंधित था। ऑस्ट्रिया का नाम आप लोग सुने होंगे, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार संबंधित था। ऑस्ट्रिया का नाम आप लोग सुने होंगे। ऑस्ट्रिया यूरोप का एक छोटा सा देश है और वहां पे जब उत्तराधिकार का विवाद चलने लगा, राजा के बाद उसका ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी कौन होगा, तो एक का पक्ष ले लेता है फ्रांस कि हम जो है चाहते हैं कि राजा के बाद ये उत्तराधिकारी बने और आगे चल के यही जो है राजा बने। और जब इंग्लैंड जो है ये बात सुनता है कि यह ऑस्ट्रिया के किसी राजकुमार को उत्तराधिकारी बनाना चाहता है, तो अंग्रेज ये जानते हैं कि जब इसके ही मन का उत्तराधिकारी बनेगा और वही राजा बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि राजा बनने के बाद वो फ्रांसीसियों का पक्ष ही लेगा। इसलिए अंग्रेज जो है दूसरे को उत्तराधिकारी के रूप में वहां पे नियुक्त कर देते हैं कि नहीं, फ्रांसीसी का जो प्रतिनिधि वो उत्तराधिकारी नहीं बनेगा, बल्कि जो हम नियुक्त करेंगे हमारा प्रतिनिधि उत्तराधिकारी बनेगा। और फलस्वरूप उत्तराधिकार का मामला कहां का था, ऑस्ट्रिया का, लेकिन भिड़ गए कौन, इंग्लैंड और फ्रांसीसी दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। ये कहता है कि मेरा प्रतिनिधि उत्तराधिकारी बनेगा और वो कहता है कि मेरा प्रतिनिधि उत्तराधिकारी बनेगा। और इसी मामले को लेके दोस्तों पूरी दुनिया में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध छिड़ जाता है और इसी युद्ध का परिणाम भारत में भी दिखाई देता है कर्नाटक के प्रथम युद्ध के नाम से, जो 1746 में स्टार्ट होता है और 1748 तक चलता है। 1748 आते आते अंग्रेज और फ्रांसीसियों को ये लगने लगता है कि इस युद्ध में केवल हम ही लोगों का नुकसान है, ऑस्ट्रिया तो सुरक्षित है। और इस तरह से जब इन लोगों को अनुमान होता है कि इस युद्ध को और लंबा बढ़ाने से हमारा नुकसान ज्यादा है, तो वे लोग इस युद्ध का समापन करने की बात सोचते हैं। और इस युद्ध का जो समापन होता है दोस्तों वह होता है ला शापेल संधि के अनुसार। ला शापेल संधि के अनुसार इस युद्ध का समापन होता है। ठीक, जो है युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ला शापेल संधि जो है हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से संबंधित भारत में कौन सा युद्ध हुआ था। अच्छा, इस तरह जब ये संधि हुई तो इस संधि के बाद दोनों शांतिपूर्वक अपना अपना व्यापार वाणिज्य पूरी दुनिया में करने लगे। लेकिन जब दोनों ही पूरी दुनिया पे साम्राज्य स्थापित करने के विषय में सोच रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि यह शांति बहुत ज्यादा दिनों तक थमने वाली नहीं थी। इसीलिए जो है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध ये लोग तो प्रारंभ कर देते हैं। कर्नाटक का द्वितीय, ठीक, ऐसे 1748 तक मामला चलता रहता है और ज्यादा दिन नहीं, 1749 में ही ये फिर जो है आमने सामने आ जाते हैं और 1749 से लेके 1754 तक ये आपस में युद्ध करते रहते हैं। और यह युद्ध किस कारण से प्रारंभ हुआ, आप लोगों को दोस्तों ये पता होगा कि जो भारत की आजादी के पहले जब यहाँ राजे महाराजे लोग रहा करते थे, तो ये राजे महाराजे आपस में ही संघर्षरत रहते थे। कोई किसी पे आक्रमण कर देता था, कोई किसी पे आक्रमण कर देता था। सबके अंदर अपनी साम्राज्य को विस्तार करने की अभिलाषा बनी रहती थी और इसी कारण जो है यहाँ के राजा लोग आपस में युद्ध करते थे। तो भारत में भी वही कंडीशन हुआ
ठीक, भारत पे दोनों की इच्छा थी, अंग्रेजों की भी इच्छा थी कि पूरा भारत हमारे कब्जे में हो, और फ्रांसीसियों की भी इच्छा थी कि पूरा भारत हमारे कब्जे में हो, क्योंकि यह एक ऐसा देश है कि यह देश जिसके कब्जे में जाएगा पूरी दुनिया में वही देश जो है अपना साम्राज्य स्थापित को करेगा। इसलिए दोनों की ही इच्छा थी कि भारत हमारे अंडर में हो। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे ये लोग सभी राजाओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश करने लगे। तो जब फ्रांसीसी जिस राजा को अपने पक्ष में करता था, वहां हस्तक्षेप करता था, तो अंग्रेज जो है तुरंत उसके अपोजिट में हो जाता था और उसके दुश्मन का पक्ष ले लेता था। जो भारतीय राजा था उसके दुश्मन का पक्ष ले लेता था। इस तरह जो है भारत में जो भारतीय राजाओं के बीच झगड़े में ये दोनों देश पढ़ करके जो है एक राजा का पक्ष ये लेता था, दूसरे राजा का पक्ष ये लेता था, और यही 1749 से 1754 के बीच भारतीय राजाओं के जो झगड़े में ये लोग पढ़ के आपस में जो है को कर्नाटक का द्वितीय युद्ध प्रारंभ कर देते हैं। ठीक, और यह युद्ध भी चलता रहता है, ये भी झुकने को तो तैयार नहीं है जो है फ्रांसीसी लोग, और इंग्लैंड भी झुकने को तैयार नहीं है। इंग्लैंड तो अपना व्यवस्था बना लिया था, बंगाल से उसका राजस्व मिल रहा था, और उसका आखिरी उद्देश्य भी यही था कि हम जो है इस बंगाल से फारूक सियर वाला मामला सुने होंगे दोस्तों। ठीक, फारूक सियर वाला जो 1717 ईस्वी में जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में करमुक्त व्यापार करने की छूट पूरे दे दिया था इंग्लैंड को, तो लाभ वहां से अधिक हो रहा था। और इंग्लैंड का उद्देश्य भी यही था कि यहाँ से अधिक धन प्राप्त करके उसी धन का इस्तेमाल हम सेना में और हथियारों में करके फ्रांसीसियों को यहाँ से भगा दें। और इस युद्ध में जितने भी धन की आवश्यकता होती थी ये लोग बंगाल के व्यापार से, वाणिज्य से और अन्य राजनीतिक जो है गतिविधियों से वहां से धन निकालते रहते थे। और इस प्रकार जो है 1754 तक ये लोग 5 वर्ष तक युद्ध को करते रहे, और 5 वर्ष के युद्ध के बाद फिर इन लोगों को लगने लगा कि इस तरह तो हमारे ही दोनों देशों की हानि है, और इस तरह तो हम लोग यहाँ से लाभ कमाने आए हैं, अधिक से अधिक यहाँ से प्रॉफिट लेके जाने हैं अपने देश, और इस तरह चलता रहा तो हम दोनों ही आपस में युद्ध को करके हम दोनों ही जो है आर्थिक रूप से विपन्न हो जाएंगे। इसलिए जो ये लोग हैं इंग्लैंड और फ्रांसीसी, ये आपस में एक साथ समझौता करते हैं और एक संधि के लिए तो तैयार होते हैं, और वह संधि कहलाती है पांडिचेरी की संधि। तो कर्नाटक का युद्ध जो है पांडिचेरी की संधि से समाप्त होती है। ठीक, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध पांडिचेरी के युद्ध से समाप्त होती है। ठीक, और इस तरह से फिर ये लोग सोचे कि फिर जो है शांति रूप से अपना व्यापार वाणिज्य करके और फिर जो है अपने आप को अधिक शक्तिशाली बनाई जाए, और इस तरह से फिर दोनों लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक नहीं लगे रह सकते, क्योंकि दोनों का ही सपना है, संधि भला ही कर लेते थे, लेकिन अंदर अंदर ये लोग जो है एक दूसरे को जो है दबाने की कोशिश करते थे, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, और एक दूसरे को भारत से बाहर निकालने की कोशिश करते थे। और इसी के दौरान 1756 में इन लोगों का फिर प्रारंभ हो जाता है। जिस तरह इस समय वर्तमान में चाइना की स्थिति, कर्नाटक का तीसरा युद्ध। ठीक, और यह युद्ध चलता है 7 वर्ष तक, इसलिए इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। दोस्तों, जब दो देश आपस में दुश्मन होते हैं तो वो लाख संधियां कर ले, लेकिन आए दिन वह जो है ये एक दूसरे के सामने किसी न किसी मुद्दे को लेके, किसी न किसी चीज को लेके वो उपस्थित हो जाते हैं।
जैसे हम लोगों के बीच दुनिया में दो शत्रु हैं, एक पाकिस्तान है और एक चाइना है। वर्तमान में आप चाइना की कंडीशन देख ही रहे हैं, ठीक। चाइना से भी युद्ध हुआ, उसके बाद फिर आप आपस में संधि हुई, और पाकिस्तान से भी युद्ध हुआ, फिर आपस में संधि हुई। लेकिन संधि शांति बहाली के लिए हुई, लेकिन आए दिन कोई न कोई इस शांति बहाली का उल्लंघन करता रहता है, और सीमा पे आप लोग देखते होंगे कि आए दिन दोनों में संघर्ष चलता रहता है। इसी प्रकार का संधि इंग्लैंड और फ्रांसीसी भी करते थे, लेकिन ज्यादा दिन तक चल नहीं पाते, किसी न किसी मुद्दे को लेकर फिर स्टार्ट हो जाते थे। और इसी का परिणाम ये हुआ कि कर्नाटक का तीसरा युद्ध होता है दोस्तों। यह कर्नाटक का तीसरा युद्ध बेहद ही महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है दोस्तों, क्योंकि यही एक ऐसा युद्ध है जिस युद्ध के फलस्वरूप फ्रांसीसियों को भारत छोड़ना पड़ता है। और यही ये युद्ध है जो यह निर्णय ले लेता है कि अब यूरोप का केवल इंग्लैंड ही पूरे भारत पे शासन करेगा, क्योंकि इंग्लैंड को टक्कर देने वाला जो फ्रांसीसी था, वो फ्रांसीसी अब इंग्लैंड से हार चुके हैं, और अब यहां से ये लोग निकल जाएंगे, और परिणाम स्वरूप इंग्लैंड को टक्कर देने वाला, अंग्रेजों को टक्कर देने वाला पूरे भारत में अब कोई नहीं बचेगा, और पूरा भारत अब अंग्रेजों के चंगुल में फंसने वाला है, ठीक। इसको हम लोग देखते हैं। कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध होता है वह सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह युद्ध 7 वर्ष तक चलता है। यह युद्ध चलता है 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक, ठीक। इसका संधि, इसका हर एक चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका संधि पूछा जाता है, तीसरा युद्ध भी पूछा जाता है, और ये भी पूछा जाता है कि इसे किस युद्ध के नाम से जानते हैं, तो सप्तवर्षीय युद्ध के भी नाम से इसे जानते हैं। यहां पे जब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध होता है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जब युद्ध होता है, तो अंग्रेजों की सेना का जो नेतृत्व करता है वो करता है आयरकूट। कौन करता है? आयरकूट। और जो फ्रांसीसियों के सेना का नेतृत्व करता है वो करता है काउंट लाली। नाम सुने होंगे दोस्तों, काउंट लाली। ये जो है आप अपने अपने जो है सेना का प्रतिनिधित्व करते हैं। कर्नाटक का तीसरा युद्ध होता है, बहुत भयंकर युद्ध होता है दोस्तों। दोनों अपने जान की बाजी लगा देते हैं, पूरे भारत में अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए बहुत ही भयंकर युद्ध करते हैं। लेकिन परिणाम क्या होता है? सर आयरकूट के सैन्य नेतृत्व के आगे काउंट लाली हार जाता है। काउंट लाली हार जाता है और सर आयरकूट जो है वह काउंट लाली को पराजित कर देता है, पराजित कर देता है। और पराजित करने के बाद भाई जो हारता है उसको झुक करके संधि करनी पड़ती है। और इस तरह जो है पराजित होने के बाद एक पेरिस का संधि की जाती है। एक पेरिस में इन दोनों के बीच एक संधि होती है। और इस पेरिस के संधि में यह समझौता होता है कि अब जो है फ्रांसीसी अपने जो भी कारखाने हैं, जो कारखाने ये लोग भारत में स्थापित किए हैं, वो सारे कारखाने जो है क्या करेंगे? अंग्रेजों को वापस कर देंगे, अंग्रेजों को वापस कर देंगे। और क्या करेंगे? अंग्रेजों ने एक शर्त और रखी कि इस संधि के अनुसार अब फ्रांसीसियों को किलेबंदी करने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। अब ये लोग अपने जो भी किलाबंदी करते थे अपने बस्तियों का, अपने कारखानों का, जहां ये लोग सेना रखते थे, हथियार रखते थे, उसका अब किलेबंदी करने का अधिकार छिन जाता है। पेरिस की संधि जो है, जब कारखाने भी वापस हो गए, अब की किलेबंदी भी नहीं कर सकते थे। उसके बाद ये कहा गया कि तुम व्यापारी बन के आए थे और व्यापारी ही बन के यहाँ पे रहोगे। तुम्हारी व्यापार करने की इच्छा है तो तुम व्यापार करो, तुमको व्यापार करने से हम लोग नहीं रुकेंगे। अब फ्रांसीसी समझ जाते हैं
कि जब हमारा दुश्मन हमको हरा दिया, हमारे ऊपर हावी हो गया और इस तरह की संधि करने के लिए बाध्य कर दिया, ये कारखाने भी वापस करो और किले बंदी भी मत करो, तो इसके अंडर में रह करके हम व्यापार भी ठीक से वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर जगह ये हमको परेशान करेंगे। तो इनको कहा गया कि आप केवल व्यापारी ही बनकर रहेंगे, ठीक। लेकिन अब फ्रांसीसी लोग ये समझ गए थे कि भारत से हमारे दिन लग चुके हैं, अब यहाँ पे हम अंग्रेजों को टक्कर नहीं दे पाएंगे, और इस को कारण से ये लोग दुनिया के अन्य देशों में, जैसे ब्राजील उस समय जो है उभर रहा था एक मार्केट के तौर पे, तो फ्रांसीसी भारत को छोड़ करके और धीरे धीरे ब्राजील में जा करके अपना व्यापार और वाणिज्य जो है वहां पे जो जमाने का प्रयास किए। और कर्नाटक के तीसरे युद्ध का जो परिणाम होता है, इसका परिणाम यह होता है कि अब जो है इसका परिणाम यह होता है कि फ्रांसीसियों का भारत से निष्कासन हो जाता है, भारत से निष्कासन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ठीक, निष्कासन हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये युद्ध है, ये युद्ध हमेशा पूछा जाता है। युद्ध तो ढेर सारे हुए दोनों के बीच, लेकिन जो ये तीन युद्ध है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध, ये तीनों ही युद्ध जो है बेहद इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कर्नाटक का तीसरा युद्ध, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यही जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें अंग्रेज का नेतृत्व आयरकुट करता है और फ्रांसीसी का नेतृत्व काउंट लाली करता है, और इसमें यह पराजित होने के बाद ऐसी संधि करते हैं अंग्रेज कि अब फ्रांसीसियों को भारत में रहने के लिए कोई जगह बचे ही ना, और ये मजबूर हो जाएं कि अब भारत को छोड़ के आगे तो चले। अब दोस्तों यहाँ हम लोग देखते हैं कि महत्वपूर्ण जो है प्रश्न वो कैसे कैसे बनते हैं इस टॉपिक से। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो सबसे पहला प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब से कब तक चला। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 तक चला, ठीक। उसके बाद ये भी पूछा जाता है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध कहां से प्रेरित था। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से प्रेरित था, ठीक। अगला प्रश्न आपसे यह बनेगा कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध की समाप्ति किस संधि से होती है। तो कर्नाटक के प्रथम युद्ध की समाप्ति ला-शापेल्ट संधि से होती है, ठीक। अब कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में आ जाइए। इसमें पूछा जाएगा कि कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब से कब तक चला। तो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 1754 तक चला, ठीक। अगला प्रश्न ये पूछेगा कि कर्नाटक के द्वितीय युद्ध का जो है स्रोत क्या था, उनका कारण क्या था। तो ये भारतीय राजाओं के झगड़े में पड़ गए, मतलब ये भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने की कोशिश करने लगे। दोनों को ये लगने लगा कि भारत की राजनीति हमारे हिसाब से चलनी चाहिए, और इस तरह से दोनों आपस में संघर्ष कर लेते हैं और भारतीय राजाओं के झगड़े में एक का पक्ष एक ले लेता है, दूसरे पर दूसरा ले लेता है, और इस तरह से जो है दोनों का आमना सामना हो जाता है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न ये पूछेगा कि कर्नाटक के द्वितीय युद्ध का जो है समाप्ति जो है किस संधि से होती है। तो कर्नाटक के द्वितीय युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी की संधि से होती है, ठीक। अगला प्रश्न ये पूछेगा कि कर्नाटक के तीसरे युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है, या ऐसे भी पूछा जाता है कि सप्तवर्षीय युद्ध किसे कहा जाता है। तो सप्तवर्षीय युद्ध कर्नाटक के तीसरे युद्ध को कहा जाता है, ठीक। और यह कब से कब तक चलता है। तो 1756 से 1763 ईस्वी तक चलता है, ठीक। और ये जो तीसरा युद्ध का हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमेशा पूछा जाता है कि कर्नाटक के तृतीय युद्ध में या सप्तवर्षीय युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कौन किया था।
तो अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व आयरकुट किया था। ठीक, और सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन किया था? तो काउंट लाली किया था। ठीक, और उसके बाद यह भी पूछा जाता है कि कर्नाटक के जो तृतीय युद्ध है या सप्तवर्षीय युद्ध का समाप्ति किस संधि से होती है? तो पेरिस के संधि से होती है। यह भी पूछा जाता है दोस्तों कि किस आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के बाद फ्रांसीसियों को किलेबंदी करने का अधिकार छिन जाता है? तो फ्रांसीसियों से किलेबंदी करने का अधिकार जो छिनता है वह सप्तवर्षीय युद्ध के बाद ही छिनता है। ठीक, तो सप्तवर्षीय युद्ध से छिनता है। ठीक, और इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कि किस आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के द्वारा फ्रांसीसियों का भारत से निष्कासन होना निश्चित हो गया? तो भारत से निष्कासन होना निश्चित हुआ सप्तवर्षीय युद्ध या कर्नाटक के तृतीय युद्ध के द्वारा। इसका परिणाम यह हुआ कि अब जो है फ्रांसीसियों को भारत छोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ ये लोग अंग्रेजों को टक्कर नहीं दे पाएंगे। ठीक दोस्तों, ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग देखिए, समझिए, नोट्स करके क्वेश्चन बनाते रहिए, और इसी तरह हम लोग आगे भी लेके आएंगे। क्रमबद्ध इतिहास चल रहा है, पूरी इतिहास आपको यहाँ पे मिलेगी, और आप लोगों को एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको विश्वास न हो तो आप एग्जामों के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। हर एक क्वेश्चन जो है इन्हीं सबसे पूछा जाता है। जीएस बहुत कठिन नहीं होता है दोस्तों, बस साथ आप चलते रहिए, मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। इस तरह से जब आप टॉपिक वाइज पढ़ते रहेंगे तो एग्जाम के पहले हम जो है पूरे इतिहास को 4-5 घंटे के लेक्चर में हम एक ही साथ आपको पूरा रिवीजन करा देंगे, और उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही कम समय में। और इस तरह से अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको क्या क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, और हमें क्या सुधार करने की जो जरूरत है। ठीक दोस्तों, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।